चले शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करना था ना, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत मेजर पार्ट आपने कवर कर लिया है। यहाँ से चैप्टर का बहुत सिंपल पार्ट स्टार्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ प्लीज अपने नोट्स के ऊपर ध्यान रखिएगा और साथ साथ में जो आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स मार्क करा जाऊँ वो समझना। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। द पॉइंट सेज कि भाई कब आप इसे पब्लिक ऑफर ट्रीट करोगे। अब एक बात समझना, अगर आप कभी भी कोई प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, विल दैट एवर बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक प्लेसमेंट? आपने कहा नहीं सर, कभी भी नहीं हो सकता। तो आपका जो पहला पॉइंट है ना, वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑफर है जिसको सिर्फ वही इंसान एक्सेप्ट कर सकता है जिसे वो ऑफर किया जाए, तो उसे अपन पब्लिक ऑफर नहीं मानते। क्या मैं नॉर्मल कहूँ तो उसने आपको प्राइवेट प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई, एनी काइंड ऑफ ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड इवन ओनली ही हैज द राइट टू एक्सेप्ट इट इज व्हाट अ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट, नो ऑफर शैल बी ट्रीटेड एज मेड टू पब्लिक if the offer can properly be regarded in all the circumstances as not being likely to result directly or indirectly in the securitized debt instrument becoming available for subscription or purchase by person other than those receiving the offer। मतलब अगर कोई और इसे एक्सेप्ट कर पा रहा है तो फिर ये पब्लिक है, पर अगर कोई और इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, सिर्फ जिसको आपने ऑफर किया वही एक्सेप्ट कर पा रहा है, इसको अपन क्या बुलाते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसके आगे आप लिख के रख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा ना, सेकेंड पॉइंट का मतलब लगा लो, आप रीड करके देख लो, आप मेरे को इसका मतलब समझा दो, मतलब मान जाऊंगा। 500 रुपये का क्वेश्चन है, खाली इस पॉइंट का मतलब विद लॉजिक डिराइव करवा दो। 500 रुपये गूगल पे राइट अवे। 1000 कर दूं? नहीं, 500 बहुत है सर, लेट्स बी रियलिस्टिक। नहीं, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ, मुझे भी जवाब मिल जाता। अगर 1000 रुपये में मेरी रिसर्च हो जाती तो मुझे क्या चाहिए, कर दो भाई। 1 मिनट का टाइम है सर, ये आपने 1000 रुपये बोल के प्रेशर क्रिएट किया। चलो भाई लोग, टाइम अप है, बहुत हो गया। अच्छा, और खेलो 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 खेलो, तुम्हारे मन को सुकून मिले तब तक खेलो। अरे मोबाइल यूज़ करना हो मोबाइल यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल लाउड है। हाँ जी, हो गया 1 मिनट, अब तो पढ़ा दूँ मैं क्या? 500 की लालच में क्या लेक्चर नहीं लेने दोगे क्या? ठीक है, अच्छा अब सुनना, इस पॉइंट को समझने के लिए पहले आपने एक चीज़ समझनी है। मैंने आपको ना 2-3 चीज़ें समझानी है। कल अगर आपको याद हो तो आप है ना एक उसकी बात कर रहे थे, क्लीन अप ऑप्शन की, जैसे क्लीन अप कॉल ऑप्शन अपन ने बोला था। कल अपन ने ना क्लीन अप कॉल ऑप्शन को बोला था कि अपन बाद में और डिस्कस करेंगे, अभी के लिए समझना है ब्लॉक सेल, पूरा का पूरा अपन ने सेल कर दिया, क्लीन अप ऑप्शन याद है। अब है ना उसी पॉइंट को थोड़ा समझने के लिए और उसी पॉइंट को एक लंबे पाथ पे पूरी समझने के लिए प्रैक्टिकल साइड बता रहा हूँ कैसे होता है। ये आरबीआई का नोटिफिकेशन है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि कभी भी किसी बैंक की अगर एनपीए उसकी पीए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे 90 दिन के अंदर खुद को वाइंड अप करना होता है। वापस से लाइन सुनना, अगर आपकी बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपकी परफॉर्मिंग एसेट्स से ज़्यादा हो जाती है तो आपको 90 दिन के अंदर खुद को वाइंड अप करना होता है। अब यहाँ लगता है इनको डर कि बैंक हो जाएगी बंद। अब ये लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे एआरसी क्रिएट करते हैं। ये बोलते हैं भाई सुन, हम तेरे को एआरसी में हमारी पूरी की पूरी एनपीए दे रहे हैं और तू उसको पब्लिक को ऑफर नहीं करेगा, हम ही इसको वापस खरीदेंगे, हम ही खुद यहाँ की सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, तू डर मत। अपने को क्योंकि एनपीए वाइप ऑफ करना जरूरी है, वरना आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से अपना बैंक बंद हो जाएगा, तो इसलिए हम तेरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। आपने कहा सर वो कल तो अपन ने बात करी थी होल्डिंग की 20%, पर याद करो वो 20% इन केस आपने इशू पब्लिक को किया है तब आता है। यहाँ तो मैंने पब्लिक को कोई इशू नहीं किया, यहाँ तो सोलली और सोलली खाली अपन ही है, अपन ही एआरसी क्रिएट कर रहे थे, अपन नहीं प्रॉपर्टी थी और अपन ने उसे वापस से परचेज किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेबी तो कब बीच में आता है, जब आप पब्लिक के पास जा रहे हो, हेंस आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो कि क्या पब्लिक है क्या पब्लिक नहीं। अब जब कभी भी आपकी एनपीए पीए से ज़्यादा होने लगती है तो आप क्या करते हो, एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट सेट करते हो, एक डोमेस्टिक कंसर्न बनाते हो कि हमको सर्वाइव करना है नॉर्मल कोर्स ऑफ कंडक्ट में। इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं एआरसी को और खुद वही जाके वापस से खरीद लेते हैं। और ऐसे केस में जब आप खरीद रहे हो पूरी की पूरी सिक्योरिटीज इस एनपीए की, तब भी उसे पब्लिक ट्रीट नहीं किया जाता, उसे आप एज गुड एज प्राइवेट की तरह ट्रीट करते हो। अब इस सेकेंड पॉइंट को रीड करो, लॉजिक क्रिएट होगा। क्या क्वेश्चन था? मतलब आंसर मिल गया क्या तुमको उसका मेरे इस आंसर से? तो बढ़िया, अगर मिल गया जवाब तो रख लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ। तो जो लोग क्वेश्चन याद रख सकते हैं, क्या क्वेश्चन क्या था यार, पहले बता दो।
ऑफर अगर उसको क्लोज करनी है उसकी, तो वो किसी और एंटिटी को बेच सकता है। दूसरी एसपीडी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं समझ गया शायद कि मेरे को क्वेश्चन याद आ गया, मुझे याद आ गया। एक बार के लिए ये वाला पॉइंट खत्म कर लेते हैं, फिर उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, वरना दोनों हॉच पॉच हो जाएगा इन केस। तो अदरवाइज एज बीइंग डोमेस्टिक कंसर्न ऑफ द पर्सन मेकिंग एंड रिसीविंग द ऑफर, आपने डोमेस्टिक कंसर्न में किया, इट्स कंप्लीटली परमिसिबल, आप खुद पूरा का पूरा सिक्योरिटीज बाय कर सकते हो। सर विश्वास नहीं हो रहा। होल्डिंग ऑफ originator. No originator shall at any time subscribe to securities in excess of 20% of the debt instrument issued by special purpose distinct entity in a particular scheme. This applies only to the classes of securitized SDIs which are offered to public or listed. बाकी नहीं। आगे, nothing shall apply to the holding of an originator acquired on account of underwriting of a public issue of securitized debt instrument or in pursuance of an arrangement for क्रेडिट एनहांसमेंट। अगर आप लोगों ने एआरसी को ट्रांसफर करते वक्त ही अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन ले लिया था कि हमें पता है कि ये नहीं बिकने वाला, हम आपको अभी बोल रहे हैं ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर कि हम इतना परसेंटेज अंडरराइट करने वाले, तो 20% की लिमिट थी नहीं, कल ही अपन ने ये वाली बात डिस्कस करी थी। श्योर इनफ, पहले 2 पॉइंट का मतलब। अच्छा, अब आपने बोला कि भाई ये जो तू प्राइवेट प्लेसमेंट कह रहा है ना, एक काम कर, साल में 5000 लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट कर देते हैं नाम से चलेगा क्या? ठीक है भाई, तो इसने क्या बोला, एनी ऑफर और सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट मेड टू 50 और मोर पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू पब्लिक। एक साल के अंदर अगर 50 से ज्यादा लोगों को आपने ऑफर किया है ना, इट इज डीम्ड टू बी पब्लिक। अच्छा, सिर्फ एक बात ध्यान देना, मैं आपको यही बता के चल रहा हूं, ऊपर वाला पॉइंट तो अभी तक रीड भी नहीं किया अपन ने। 50 इन केस ऑफ, आप लोग जब बात करते हो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, आगे चल के अपन सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं रिसीट पढ़ने वाले हैं। रिसीट अलग चलेगा, ये अलग चलेगा, वहां पे एग्रीगेट ऑफ 50 नहीं होगा, वहां पे एग्रीगेट ऑफ 200 होने वाला है। तो पहले से ही अपना माइंड स्टेट तैयार रखना कि इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं, पहले में जिसमें अपन इंस्ट्रूमेंट डील कर रहे हैं, और जब आप इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो एग्रीगेट ऑफ 50, याद रहेगी बात, ये 50 पकड़ के रखना, आगे चेंज होने वाला है। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ लो, अबव मेंशन कंडीशन अप्लाई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स which belong to the same tranche. अच्छा, what do you mean by of the same tranche? That is of the transaction which are pari passu in all रिस्पेक्ट। तो आपने जो ये ऊपर वाली बात करी डोमेस्टिक कंसर्न, ये किसी एक ही चीज से रिलेट होती है, एक ही जगहों पर रिलेट हो रही है, तो हमने बोला कि ऐसी चीज पे हम लोग इसकी एप्लीकेबिलिटी लगा सकते हैं। अगर कोई अलग अलग स्कीम है, अलग अलग एसेट है, अलग अलग जा रहे हो, तो ये सब अलग अलग चलेगा। यहाँ पे कभी भी आप लोग इसको पब्लिक या प्राइवेट के क्वेश्चन के अंदर नहीं लाओगे। तो ये पॉइंट जब इसने बोला ना, अदरवाइज एज बीइंग एज डोमेस्टिक कंसर्न, तो इसने 2 चीजें बोली, फर्स्ट आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, और दूसरा आपने डोमेस्टिक कंसर्न के काम किए। इन दोनों केसेस में ये ऑफर टू पब्लिक नहीं है। However, जो आपने above mentioned conditions बोली है, ये कब अप्लाई होती है, जब कभी भी आप कोई सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट which belong to the same tranche and which are pari passu in all respects, सिर्फ किसी एक प्रॉपर्टी, किसी एक ही जगह पे, एक ही चीज के ऊपर बात कर रही है, तभी अपन ये कंडीशंस की बात करते हैं। अब आ रहा है सबमिशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। मार्क दैट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट डजंट मीन दैट इज टफ, जस्ट मीन कि प्रोसीजरल पार्ट है। मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, फंडिंग के अंदर प्रोसीजर होल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर साइड्स, सो दिस गोज इंपॉर्टेंट। अच्छा ना, एक सेकंड, पहले अपन ने टॉपिक का मतलब समझना है। आप सबमिशन कर रहे हो या फिर अपन के फाइलिंग कर रहे हो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट की, तो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। फाइनल तो तब होता है ना जब सेबी उसे अप्रूव कर दे। आपको याद है हर बार कि सर पहले एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बना लो, उसके बाद अगर सेबी उसे अप्रूव करता है तो आप फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो। Whenever you're writing about final offer document, start with draft. SPD is special purpose distinct entity, या फिर उसके अंदर के ट्रस्टी shall not make an offer of SDIs to the public unless it files a draft offer document. आपने सबसे पहले एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है। किसके साथ फाइल करना है? सेबी के साथ फाइल करना है, क्योंकि सेबी अप्रूव करेगा। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले आपके ऑफर ओपन होने से, ऑफर शुरू होने के 15 दिन पहले आपने सेबी के पास जाना है और फाइलिंग करनी है। किस चीज़ की? आपके एक ऑफर डॉक्यूमेंट की। ऑफर डॉक्यूमेंट को आपने कौन सा वाला ऑफर डॉक्यूमेंट बोला? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी तक इस पर अप्रूवल नहीं आया। सो कैन आई राइट इफ एक्स इज द डेट ऑफ ओपन ऑफ ऑफर, इससे पहले 15 डेज में, इसके 15 डेज पहले एटलीस्ट आपको किसको अप्लाई करना है? सेबी को अप्लाई करना है। किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट लेके जाना है। श्योर ना? पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। अच्छा, अब आपने सेबी को एप्लीकेशन दे दी। सेकेंड
सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, अब आपने एक बात समझनी है बेटा, शेड्यूल 2 के अंदर ना 2 फीसेस की बात चलने वाली है। वेरी इंटरेस्टिंगली आप समझना, ये जो आप लोग पूरे रेगुलेशंस पढ़ रहे हो 2008 के, इसके अंदर ना 2 चीज़ें चलती है शेड्यूल 2 के अंदर। पहला, अच्छा आपकी टोटल फीस कितनी होती है बेस्ड ऑन द अमाउंट जितना आप रेज कर रहे हो, पर एक मिनिमम लिस्टिंग फीस आपसे अपफ्रंट ले ली जाती है। जब कभी भी आप अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, आपने एक मिनिमम लिस्टिंग फीस देनी होती है, ठीक है। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है, पोस्ट विच आपको रिमेनिंग फाइनल पेमेंट करना होता है। याद रहेगा, पहले आपने एक मिनिमम लिस्टिंग फीस देनी है, सेकंड में फाइनल पेमेंट करना है आपने। सेकंड फाइनल पेमेंट की बात ही कब आएगी, जब आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट नहीं हो रहा, फाइनल पेमेंट नहीं होता। श्योर है, यहाँ तक ठीक है। सर फर्स्ट वाली का क्या होगा, गई, आपकी गलती है, गई, एकदम ठीक है। यहाँ पे अब सुनना, ऑफर डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द मिनिमम फाइलिंग फी as mentioned in schedule 2 of SEBI issue and listing of securitized debt instrument and security receipts regulation 2008। बच्चे एक सेकंड, आपने रेगुलेशन का नाम पढ़ा वापस से, इट इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटी रिसीट्स। जो मैंने कहा था कि अपन सेकंड चीज आगे बढ़ने वाले हैं, वो कंप्लीटली अलग चीज है। यहाँ तक ठीक है। अच्छा कुछ नया सीखने वाले नहीं, सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि ये आप पब्लिक को करते हो सिक्योरिटी रिसीट्स, आप प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पे करते हो, बस इतना छोटा छोटा सा फर्क है। तो अपने को उसमें आगे टाइम नहीं लगेगा, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि उसकी कुछ कंडीशंस चेंज होने वाली हैं। अब आपने 2 पॉइंट पढ़े, पहले आप सेबी के पास गए, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, कितने दिन पहले, 15 दिन पहले। 15 दिन कहाँ से, ऑफर ओपनिंग के पहले। अच्छा सेबी के साथ आपने फाइल करते हुए क्या देनी, मिनिमम फाइलिंग फीस, कहाँ दी गई है वो, शेड्यूल 2 ऑफ द रेगुलेशंस 2008 shall be paid to SEBI within 7 days of the closure of public offer। अब इसने क्या बोला कि भाई आप लोगों ने मिनिमम फाइलिंग फीस पे करनी है 7 days of the closure of public offer। अलॉटमेंट शुरू नहीं करनी थी हमने आपको, अभी तो रुक जाओ, अलॉटमेंट के बाद आपको पेमेंट है। इफ SEBI specifies any changes to be made in the offer document within the said period of 15 working days, the SPDE and the trustee shall ensure and carry out that changes in the draft offer document। SEBI ने जो changes बताए उन 15 दिन के अंदर changes पहले कंप्लीट करो, prior filing to it with the designated stock exchange or issuing it। ऑफर डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट बनाया, सेबी को दिया, सेबी को आपने देके बोला कि आप बताओ इसके अंदर कोई चेंजेस है क्या, अगर चेंजेस बताए चेंजेस इनकॉर्पोरेट करो। अच्छा इसको ना खाली इस पॉइंट को स्विच कर लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। 15 दिन पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करो, अगर सेबी को स्पेसिफाई करता है चेंजेस, उनको इनकॉर्पोरेट करो, उसके बाद इसको डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट करवाना और पब्लिक को देना। थर्ड, फिर आपने मिनिमम फाइलिंग फीस की बात करनी है। मिनिमम फाइलिंग फीस क्या होगी, आपको अप्रूवल मिल चुका है, अब आप मिनिमम फाइलिंग फीस के लिए निकल जाते हो। अब यहाँ आपने दे दी मिनिमम फाइलिंग फीस, अब देखना आपका फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट अब आएगा। द फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद सेबी एंड विद एवरी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू विच एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इज प्रपोज्ड टू बी मेड प्रायर टू इट्स इशुएंस टू पब्लिक। और फिर आप अपना फाइनल डॉक्यूमेंट इसके साथ लिख लो, यहाँ पे दिया नहीं है, पर अगर आप शेड्यूल 2 की कंप्लीट रीडिंग लोगे, अपने मॉड्यूल में भी नहीं दी गई है, आपके मॉड्यूल में भी इतना ही है, इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देना, एंड रिमेनिंग फाइनल फीस पे की जाती है। देखो क्या चीज दिया गया, बस बेस्ट। तो बस उस पॉइंट को खाली नीचे कर लीजिएगा एंड दैट्स इट। मेरे को खाली इतना लगा कि इसमें नहीं दिया गया, बाकी आपके शेड्यूल 2 का रेगुलेशन में दिया हुआ है। बैलेंस फीस आपने अलॉटमेंट जैसे ही आप लोग को परमिशन मिल गई, आपका ऑफर क्लोज हो गया, उसके 7 दिन के अंदर कर देनी है। श्योर इनफ, ठीक, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, सिंपल सा है। एक बार वापस रिपीट करा दोगे, आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसको फाइल करना है, सेबी को फाइल करना है। सेबी के साथ फाइल करते हुए मिनिमम फाइलिंग फीस पे कर देनी है आपने उन लोग को। सेबी ने अगर कोई चेंजेस बताए, चेंजेस इनकॉर्पोरेट करोगे, चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो गए, वो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बन गया, बैलेंस फीस एंड में पे करनी है और इसको डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचा देना है, चार्ट खत्म। श्योर। अब आता है अरेंजमेंट फॉर डीमटेरियलाइजेशन थ्रू, ठीक है, कुछ भी नहीं है। कंपनी में आईपीओ के अंदर आपको याद है सबसे बेसिक चीज बताई गई थी भाई, डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता था, आपने सिक्योरिटीज जो भी इशू कर रहे हो उसने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करना है। इसने कहा कि कंपलसरीली एक डिपॉजिटरी के साथ टाई अप करो और अपने ऑप्शन होल्डर्स को, मतलब जो सामने परचेज करने आ रहे हैं, इनको दोनों ऑप्शंस देना। डीमैट चाहिए डीमैट लो, फिजिकल चाहिए फिजिकल लो, एकदम सही है। पर याद रखना अगर आपने फिजिकल लिया तो उनको उधर ही डिस्क्लोज कर देना कि हर चीज़ में टाइम लिमिट बढ़ जाएगी आपकी। हमने बोला सर आप इसमें बताने वाले हो क्या, बिल्कुल बताने वाले हैं, कहाँ पे टाइम लिमिट चेंज होगी। Prior to submitting the draft of a document with SEBI, the SPDE shall enter into an arrangement with the registered depository for dematerialization। Dematerialization के लिए आपने एंटर करना है of the securitized debt instrument that are proposed to be issued to the public
the SPDE shall give an option to the investors to receive the securitized debt instruments either in physical or dematerialized form. The holder of dematerialized instrument shall have the same rights and liabilities as holder of physical instrument. Wow. क्रेडिट रेटिंग है भाई, क्रेडिट रेटिंग तो कंपलसरी है आपके लिए, करवानी भाई। अच्छा देखो कैसे, कम से कम है ना 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की एजेंसी लानी पड़ेगी अपने को, रेटिंग लानी पड़ेगी। दोनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सेबी से रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होनी चाहिए। SPDE shall offer securitized debt instrument to the public unless credit rating is obtained from not less than 2 registered credit rating agencies। तो ये पॉइंट ऑफ थिंग याद रखना है आपको कि 2 CRA का अप्रूवल चाहिए। All credit rating obtained by SPDE on STI shall be disclosed in the offer document, including the unaccepted credit ratings. Do you know what is unaccepted credit ratings? अरे यार आप 10 लोगों से क्रेडिट रेटिंग करा सकते थे, आपको किसी की अच्छी नहीं लगी मत लो, पर आपको डिस्क्लोज तो अनएक्सेप्टेड भी करनी पड़ती है। दैट्स द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लेटेस्ट, तो फिर तो एक्सेप्ट ही कर लो। ऑफर पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। अ पब्लिक ऑफर ऑफ SDI shall not remain open for more than 30 days। 30 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपन ओपन रख सकते हैं, इसके बाद नहीं। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे 90% कुछ है ही नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में क्या कहा गया आपको कि आप ही डिसाइड कर दो कि एट व्हाट पॉइंट योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन विल रीच। दैट्स अप टू यू। आप अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बस बता दो कि अगर इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया ना तो हम मान लेंगे कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो गया है, इसके ऊपर हम अलॉटमेंट करेंगे। अगर नहीं हुआ है तो हम रिफंड प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। वापस बोलता हूँ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 90% नहीं है, यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप IPO नहीं लेके आ रहे, तो आप ना इसमें 90% अलॉटमेंट कंपलसरी नहीं कर सकते। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एंड इवन वी डू रियलाइज दिस थिंग कि ये एक NPA के ऊपर की गई इशू है, जिसमें आपको लगता है जितना आप उतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेट करो, बेस्ड ऑन विच अलॉटमेंट करना। अच्छा सर, व्हाट इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, पैसा रिफंड कर दो, कितने दिन के अंदर रिफंड कर दो? सर वो पहले तो हमने 15 डेज पढ़ा था और जिसका फेलियर 15% होता है, खाली डेज के रेगुलेशन गोल का चेंज करेंगे, परसेंटेज बीइंग सेम, परसेंटेज गोज सेम। देखने का एकदम, नो सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट शैल बी अलॉटेड अंडर द पब्लिक ऑफर अनलेस सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ SDI व्हिच विल कंस्टिट्यूट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिया है। अगर आप शेड्यूल 2 जाके रीड करोगे वापस से, वहीं पे यही दिया हुआ है कि आपकी मर्जी है, आप कंसल्ट करके कह दो SPDE के साथ कि कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। In the event of non-receipt of minimum subscription or refusal of listing by any recognized stock exchange, all application money received in the public offer shall be refunded forthwith of the application। परसेंटेज सब आ गया है, डोंट वरी विद दिस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ गया, कोई 90% मत लिख देना यहाँ पे। नेक्स्ट अप, इस पॉइंट को आराम से कट कर सकते हो, ये लाइन का मतलब हेडिंग से समझ में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। मिस स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है, बात समझना, मिस स्टेटमेंट इज वन ऑफ द वाइडेस्ट स्टेटमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ऐसे जा रहे थे, बाहर खड्डा है, मैंने आपको नहीं बताया, सेकंड मैंने आपको बोला अरे कोई खड्डा है ही नहीं, ये दोनों ही मिस स्टेटमेंट है। मैंने आपको नहीं बताया और मैंने आपको बोला अरे कोई खड्डा है ही नहीं, दोनों ही मिस स्टेटमेंट है। एक में मैंने ओमिशन करके मिस स्टेटमेंट किया और एक में मैंने डेलिबरेट एक्शन करके मिस स्टेटमेंट किया, पर मिस स्टेटमेंट होता है। सर इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल मिल सकता है क्या? मैंने मेरे प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा है दैट द कंपनी हैज गिवन 20% डिविडेंड आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। आप सबके दिमाग में अलग लेवल पर ट्रेंड आ गया कि गजब 20% डिविडेंड। टर्न्स आउट टू बी, जब आप मेरे मेंबर बन गए, मैं कहा यार वो कैपिटल लिखना भूल गया था, सॉरी। आई हैव गिवन प्रॉफिट आउट ऑफ, सॉरी, डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। जो लोग जादू की तरह देख के सोच रहे कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, उनके लिए हमने कोई एसेट बेची थी और एसेट से जो प्रॉफिट होता है उससे डिविडेंड दे रहे हो, जबकि लॉ ये कहता है कि डिविडेंड सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से दिया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट्स में से नहीं। मैंने कहा अरे पर मिस स्टेटमेंट थोड़ी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने क्या रखा है, एक ओमिशन किया है। हमने कहा ओमिशन ऑल्सो अमाउंट्स टू, अच्छा एक सेकेंड, ये बड़ा जेन्युइन मिस्टेक है एंड ही कैन प्रूव इट। इसने प्रूव करके दिखा दिया कि ये इनोसेंट मिस्टेक है, इंटेंशन नहीं था। तो क्या इसको थोड़ा सा आप रेमेडी दोगे? ही हैज प्रूव्ड इट दैट, अच्छा इसने अपना कंसेंट विड्रॉ किया था, इसने ये भी बता दिया मिस स्टेटमेंट में। ठीक है, अच्छा और ये भी प्रूव कर दिया सारे डायरेक्टर्स ने दैट दिस इज अ मिस्टेक एंड नॉट अ फ्रॉड।
and this has been proved in front of the court. I am repeating it again. This has been proved, not alleged, not any kind of confusion or any vagueness. It's proved it was a mistake. हाँ हाँ, मतलब ये बोल रहे हैं कि इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट गलती से आया है. अच्छा, मैं बोल रहा हूं ना नहीं फ्रॉड, मैं लिख के दे रहा हूं ये फ्रॉड नहीं, मैं जजमेंट दे रहा हूं आपको. कोर्ट का ऑर्डर है, ये फ्रॉड नहीं है, मिस्टेक है, डन. 447 में क्या पब्लिक इंटरेस्ट है, तो कम से कम 3 साल बढ़ा के 10 साल तक पनिशमेंट दे दोगी. किसी को लॉस नहीं हुआ है. चलो अपन और डेलिब्रेट कर देते हैं इस केस को. आई वॉन्ट यू टू गो टू द एक्सट्रीम. किसी को लॉस नहीं हुआ है इसकी वजह से. एनीवन विथ मोर आइडिया? आप 447 लगा रहे हो, इट्स कंप्लीटली फाइन. 447 लगानी चाहिए था अपन ने. जो लोग वापस जादू की तरह देख रहे हैं खुद पढ़ लेना. 447 में 10 साल की पनिशमेंट है हाईएस्ट. आप कह रहे हो फ्रॉड मध्ये इंटेंशन पाहिजे. इंटेंशन नहीं है, आप पनिश नहीं करोगे. कॉम्पनसेशन दिलवा देना पर पनिश मत कर देना, ठीक है, डूब मरो. प्रोस्पेक्टस का एक गोल्डन रूल है, एंड गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या कहता है ना, हाउ एवर इनोसेंट मिस्टेक इट इज, हाउ एवर जेन्युइन मिस्टेक इट इज, दैट मिस्टेक इज डीम्ड टू बी विद इंटेंशन, हेंस कमिंग अंडर 447. काम खत्म. आप प्रूव कर लो कि इनोसेंट है, बिल्कुल मिस्टेक है ना, वेरी गुड, तो मिस्टेक के लिए अंदर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता. याद रखना, सिर्फ एक ही केस है प्रोस्पेक्टस जहां पे इंटेंशन नहीं है फिर भी क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज होगी आपके ऊपर. क्यों? क्योंकि अपन ग्रेटर इंटरेस्ट टच करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट टच करते हैं. इंटेंशन का एलिमेंट डिलीट कर दिया इन लोगों ने. इन्होंने कहा ये प्रिजम्पशन है एंड बर्डन ऑफ प्रूफ रखा ही नहीं है. याद रखना, ओनली सेक्शन टू बी डिस्कस्ड. आ जाओ वापस से. तो यही चीज इसने कही, मिस स्टेटमेंट मत करना ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा बेटा, लुट जाएगा. जल्दी देख लो. डन है क्या? सिंपल भी एकदम. गोइंग अहेड. अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन, कुछ भी नहीं ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर. ये क्या कह रहा है, सुन, तेरे को ओवर सब्सक्रिप्शन में जैसा अलॉटमेंट करना है कर. अपने डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास जा, बता कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो भी मेथड फॉलो करना है अलॉटमेंट का कर. हम तेरे को कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहे, प्रपोर्शनेट बेसिस ही करना. तेरे को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर. पहले एप्लीकेशंस करनी है, पहले एप्लीकेशंस कर. हम कुछ भी नहीं बोलेंगे तेरे को, पर एक चीज कहेंगे, कोई भी चीज को रिटेन मत करके रख लेना कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, आपको ना हम रिजर्व करके रख रहे हैं. फ्यूचर में अगर एआरसी को और सिक्योरिटी इशू करनी तब आपको अलॉट करेंगे. रिटेनमेंट इज नॉट अलाउड. ऑन द कॉन्ट्री, रिटेनमेंट इज नोवेयर अलाउड. बस इसी चीज को उन्होंने वापस से डेलिबरेटली आपके सामने मेंशन किया इस पॉइंट के अंदर. रीड करते हैं एक बार. नो एसपीडी शैल रिटेन एनी ओवर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एनी पब्लिक ऑफर. कि अभी के लिए हम रिटेन कर रहे हैं, अगर किसी ने और जंप कर दिया या फिर अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया तो हम आपको अलॉटमेंट कर देंगे. रिटेन मत करना, नॉट अलाउड. जिनको अलॉटमेंट कर रहा है, अगर कुछ भी गलती हुई फोरफिट करेंगे. रिटेन करके ओवर सब्सक्राइब पार्ट नहीं रोकना. इन द इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, द अलॉटमेंट शैल बी मेड एज पर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनलाइज इन कंसल्टेशन विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. आरएससी के साथ बात कर लो, जैसे करना है वैसा अलॉटमेंट करो. टू विच एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग वाज मेड. सिंपल इनफ. कोई डाउट? मानव डाउट? पक्का? बढ़ोगे. नेक्स्ट है अलॉटमेंट. एकदम टाइम पास. क्या याद रखना है, अलॉटमेंट की बात कर रहे हो, दो तरीके के अलॉटमेंट होते हैं. एक होता है डीमटेरियलाइज फॉर्म. साचे प्लीज. एक होता है डीमटेरियलाइज फॉर्म, दूसरा होता है फिजिकल फॉर्म. डीमटेरियलाइज फॉर्म, जब आप बात करते हो डीमटेरियलाइज फॉर्म की, आपने बोला उसके अंदर मैक्सिमम 5 दिन के अंदर अलॉटमेंट कर देना. फिजिकल फॉर्म में जा रहे हो ना, थोड़े से दिन ज़्यादा लगेंगे, ऐड कर ले, तेरे पास 3 दिन. ठीक है, 8 days. 5 + 3 8. खत्म. बस इतना ही याद रखना और कुछ भी नहीं करना. वापस देख लो. The securitized instrument shall be allotted to the investor within the following. अच्छा, एक सेकेंड, नहीं किया तो पेनल्टी है. In case of dematerialize of security instruments within 5 days from the closure of offer. ऑफर क्लोज हुआ, 5 दिन के अंदर अलॉटमेंट कंप्लीट होना चाहिए. In case of securitized debt instrument in physical form,
सर्टिफिकेट शैल बी डिस्पैच विद इन 8 days। सर ये थोड़ा अनरीजनेबल लग रहा है। आप फिजिकल सर्टिफिकेट 8 दिन में प्रिंट करवा रहे हो, वहाँ पे आप देख लो कंपनी लॉ में 30 दिन दिए हुए हैं आपको कि 30 दिन के अंदर अलॉटमेंट कंप्लीट करना है, यहाँ पे 8 दिन कर रहे हो। दोस्तों वहाँ पे जनता भी ज़्यादा होती है, ये यहाँ पे ना आप बहुत लिमिटेड पब्लिक के साथ डील करने वाले हो। 8 days आर मोर देन सफिशिएंट टू गो हेड। दूसरी बात, वहाँ पे कंपनी के दूसरे काम भी होते हैं, आपका काम ही यही था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर स्पेशली फॉर दिस पर्पस ओनली डिस्टिंक्ट एंटिटी, इसीलिए आपको 8 दिन बहुत जस्टिफाइड है। Where the allotment is not made within the time period mentioned or where the certificates are not dispatched within the time, the SPDE and every trustee and where any such trustee is a body corporate, every director who's in default। अगर कोई कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट, ट्रस्टी है तो ट्रस्टी, या फिर कोई कंपनी है तो कंपनी के अंदर के जो भी लोग काम कर रहे हैं। एंड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड बी जॉइंटली एंड सिवियरली लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। श्योर इनफ। अब है ना, ऊपर मैंने एक चीज छोड़ दी थी, रिफंड्स, जो मैंने आपको कहा था अपने इंटरेस्ट लगाना है। आ जाओ भाई, मैंने कहा था खाली नंबर ऑफ डेज बदलेंगे इसमें, आप ऑलरेडी नंबर ऑफ डेज पढ़ चुके हो, सिर्फ देखना। The SPDE shall dispatch refund orders to unsuccessful or partially successful applicants within 8 days of the closure। समझ में आया? वहाँ पे 15 दिन था, सिर्फ डेज बदल दो 8 days। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट सर सेम रख लेंगे क्या? बिल्कुल रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार के लिए आगे नहीं पढ़ना, मेरे को सिर्फ एक चीज़ याद दिला दो। अलॉटमेंट इन केस ऑफ डीमटेरियलाइज फॉर्म कितने दिन में हो जाना चाहिए? फिजिकल फॉर्म नहीं किया टाइम पे तो 15%। रिफंड कितने दिन में कर देना है? 8 days। नहीं किया तो 15%। Sure enough। आ जाओ। In case where issue proceeds become liable to be refunded in accordance with the disclosure made in the offer document, the SPDE shall dispatch refund orders to the applicant within 8 days of the closure of offer। Same thing goes repeat। Where the refund orders are not dispatched within the time mentioned, the SPDE and every trustee and where any trustee is a body corporate, every director who is in default, वो ऊपर वाला point वापस से repeat है, on from the expiry of the 8 day be jointly and severally liable to repay the money with interest at the rate of 15% per annum credit to the demat account of the allottees shall be made by the issuer within 2 working days from the date of allotment। कुछ समझ में आया? एंड में क्या लिखा है इसने, एक लाइन और वापस देखो इसने क्या बोला। पहला, अगर मान लो हर ट्रस्टी जो भी लोग लाइबल है, एक्सपायरी ऑफ द 8th डे उनको जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल किया जाता है टू रीपे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। और कहाँ क्रेडिट करना है? उनके डीमैट अकाउंट के अंदर विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द रेट ऑफ अलॉटमेंट, पोस्ट विच 15% पर एनम पे चलता ही जाएगा आपके ऊपर इंटरेस्ट। श्योर इनफ। राइट ऑफ इन्वेस्टर्स, BBIMPNH। ठीक है, रीड करना जरूरी है, अपन कोई चीज़ भी अनरेड नहीं छोड़ते, पढ़ेंगे तो सही, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत टाइम पास है। क्योंकि अगर आज आपको इन्वेस्टर की बात करें तो आप कह सकते हो मेरा राइट है सर, मैं बेच भी सकता हूँ इसको और भी खरीद सकता हूँ इसको, मैं उनको कंपेल कर सकता हूँ कि मुझे डिस्क्लोजर करा जाए। क्या है? बेसिक राइट। झूठ बोलने में तो मारो, तो क्या क्या चीज़ डाल सकते हो ना, वो इंस्टीट्यूट को ही पता है। तो ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव देते ही नहीं वो लोग। The trust deed or other instrument comprising of the terms of issue of the securitized debt instrument issued by SPDE shall provide that investor holding such securitized debt instrument have such beneficial interest in the underlying debt receivable as may have been conferred by the scheme। इसका मतलब क्या हुआ? पहली चीज़ देखना, जो आपने ट्रस्ट डीड बनाई या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे आपने SDI इशू करना है, मतलब आप लोग जो स्पेशल पर्पस एंटिटी बना रहे थे जहाँ से आप सब कुछ इशू करने वाले हो, उसमें लिखा होना चाहिए कि भाई जो भी इन्वेस्टर हमारे सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा उसके पास वो सारे बेनिफिशियल इंटरेस्ट होंगे जो इस अंडरलाइन डेट में रिसीवेबल्स के अंदर इस SPDE के पास होने वाले थे। अब वो किसके पास होंगे? हमारे इन्वेस्टर के पास होंगे। मेरे पास इस फोन से रिलेटेड जो भी राइट्स थे, मैंने इसके राइट्स आप सब में सेल किए। इफ यू हैव टेकन दैट राइट, जो राइट मेरे पास था वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट अब आपको मिलना चाहिए, अब वो मेरा नहीं है, वो आपका इंटरेस्ट है। पहला पॉइंट। सेकंड, इन द इवेंट ऑफ फेलियर, अच्छा ये पॉइंट आपको ऑलरेडी आता है। इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ SPDE टू रिडीम, अच्छा रिडीम का मतलब क्या होता है? आपने बोला कि भाई हम लोगों ने आपको एक स्कीम के तहत बोला होगा कि भाई ये हमारा लीगल मेच्योर्ड पीरियड है जिसके अंदर हम आपसे रिडेम्पशन करेंगे। याद है अपन ऊपर पढ़ के आए, ठीक है, ये हमारा लीगल मेच्योर्ड पीरियड है जिसमें हम लोग आपसे वापस ले लेंगे, रिडीम करेंगे। अगर नहीं किया तो आपका राइट क्या है? इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ द SPDE टू रिडीम एनी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड थ्रू एन offer document within the time and in accordance with the conditions stated in the offer document, the investor holding not less than 10% in nominal value of such SDIs shall be entitled to call a meeting of all such
इन्वेस्टर्स। यार ये आपने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में भी पढ़ा है क्या, दैट वेन एवर यू फील देयर इज एन ऑपरेशन 10% और इवन अ सिंगल पर्सन होल्डिंग 10% शेयर्स कैन कॉल अप अ मीटिंग और कैन डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स एनसीएलटी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन टू फाइल अ केस ऑफ ऑपरेशन। सेम डिट्टो पॉइंट। अब इसने क्या बोला कि अगर स्कीम में जो कमिटमेंट किया गया था वो पूरा ना हो, 10% ऑफ द एसपीडी इन्वेस्टर्स साथ में आ सकते हैं, एक मीटिंग बुला सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं टू टेक फर्दर एक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 पॉइंट। पहला, जो एसपीडी के राइट्स है अब वही आपके बेनिफिशियल राइट्स होंगे। सेकंड, इन द इवेंट ऑफ फेलियर आप एक मीटिंग बुला सकते हो। कितने लोग मिलकर मीटिंग बुला सकते हैं? 10% मिलकर। थर्ड, इन सच मीटिंग द इन्वेस्टर में मूव अ मोशन। मोशन का मतलब प्रपोजल। आप एक प्रपोजल मूव कर सकते हैं, बहुत दिल छूने वाला प्रपोजल है कि भाई ट्रस्टी को बुलाओ, सबसे पहले एसपीडी को बुलाओ कि हम क्या करने वाले हैं, आपकी स्कीम को अब वाइंड अप करने वाले हैं और जितना रियलाइजेशन होगा ना बात खत्म, आप तो स्कीम वाइंड अप करो, हमको पैसा चाहिए। सेकेंड, ये ट्रस्टी काम करनी है, ट्रस्टी बदलो, कोई दूसरा ट्रस्टी लाओ, वो अपने आप दूसरी सिक्योरिटीज मांगेगा। तीसरा, अपॉइंट अ न्यू ट्रस्टी इन प्लेस ऑफ द वन रिमूव्ड इन बी। तीनों पॉइंट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ना, एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं दी है जो मेरे को आपको बतानी है, कल मैंने आपको एक पॉइंट पे सिर्फ इतना सा बोला था कि वो ब्लॉक सेल करके छोड़ देते, मैंने अभी आज लेक्चर में स्टार्ट करते ही बोला, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लीन अप कॉल ऑप्शन। व्हाट वी सेड एज क्लीन अप कॉल ऑप्शन। व्हाट इज अ क्लीन अप कॉल ऑप्शन, खाली आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको ना एक वर्ड बताया ओरिजिनेटर, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको दूसरा वर्ड बताया एसपीडीई, और इस चैप्टर में मैंने तीसरा नाम बताया ऑब्लाइजर। ओरिजिनेटर जिसके पास एनपीए है, एसपीडीई जो ये एनपीए लेने वाला है, ऑब्लाइजर जिसका ये एनपीए है जो अपन लोग इतनी देर से संभाल रहे हैं, मतलब जिसको लोन दिया था जो अब पैसे नहीं दे रहा, इज ऑब्लाइजर। सही बात है, ये 3 लोग की टर्म पड़ी थी अपन ने। आपको मैंने लोन दिया था, आप ऑब्लाइजर हो, मैंने लोन दिया था, मैं ओरिजिनेटर हूँ, साची आज इसका पूरा इलाज करने वाली है, एसपीडी है। श्योर ना, तीनों बॉडीज क्लियर है। अब क्या हुआ ना, मैंने यहाँ पे साची को पूरी की पूरी एनपीए दे दी कि आप ले लो, आपके हिसाब से देख लो, और मैंने कहा सुनो देखो यार ना, एनपीए की वैल्यू 1000 करोड़ है, आई एम एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग कि आप मेरे को इसमें 650 करोड़ रिकवर करवा के दोगे, इसके नीचे मेरे को नहीं बेचना। साची गई पैसे लेके, सॉरी एसेट लेके, एंड शी वेंट अहेड एंड सेड कि भाई लास्ट ऑप्शन आ रहा है 550 करोड़। मैंने कहा नहीं बेचना, मेरी एसेट मेरे को वापस दे। क्लीन अप कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय, राइट टू बाय कॉल ऑप्शन यही होता था, याद है, आई वॉन्ट टू बाय इट बैक। बाय इट बैक एट व्हेन, जब मैंने जो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट दी थी आपने वो भी अचीव नहीं करवाई, मैं अपनी चीज़ वापस लेके जाऊंगा आपके पास। श्योर इनफ। तो क्या इन्वेस्टर्स जाके बोल सकते हैं ओरिजिनेटर को कि भाई तेरी थ्रेशोल्ड से नीचे पे ये तो बेच रहा है और नहीं बिक रही तेरी एआरसी, हम स्कीम को वाइंड अप कर रहे हैं, तू क्या कर, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट थी ना उसी पे वापस खरीद और हमको हमारे पैसे वापस दे दे, किया जा सकता है। लॉजिक क्लियर है कि कहाँ से आया क्लीन अप कॉल ऑप्शन वर्ड। सो इट्स अ ब्लॉक सेल, बट ब्लॉक सेल टू हुम, ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर से वापस लेता है। सिर्फ और सिर्फ कब कर सकते हैं अपन ब्लॉक सेल ये वाली, जब थ्रेशोल्ड से नीचे सेलिंग आ रही है बाजार में एंड द ओरिजिनेटर इज नॉट विलिंग टू सेल इट एट अ थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे वाला पार्ट, इट सेज गिव मी बैक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरी चीज़ वापस दे दो। याद रहेगी बात। आपने राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स में क्या क्या पढ़ा अभी? आपने पहले सबसे पहले पढ़ा कि आपके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, दूसरा आपने पढ़ा आप मीटिंग बुला सकते हो, तीसरा आपने पढ़ा मीटिंग के अंदर अपन एसपीडी ट्रस्टी को बुला सकते हैं, पुराना ट्रस्टी हटा सकते हैं, नया ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं। हाउएवर एनी स्कीम डिसीजन शैल बी टेकन बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ द स्कीम। बस ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और नया ट्रस्टी भी वापस से सेबी के अंडर रजिस्टर्ड ही आना चाहिए, सेम, और कुछ भी नहीं। 3 पॉइंट पढ़े, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मीटिंग कॉल करने का राइट, ट्रस्टी नया अपॉइंट करने का राइट। ट्रस्टी नया अपॉइंट करना है तो क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, खत्म। फोर्थ, द ट्रस्टी एंड द स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी शैल टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू कैरी आउट द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ने कहा है आपको फॉलो करना ही है, नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। आप मना नहीं कर सकते, ट्रस्टी हटाने के लिए बोला है, हटाएंगे। Fifth, any reasonable expenses incurred in calling and holding a meeting and any reasonable expenses incurred by the trustee or the new trustee as the case may be in winding up the scheme and incidental activities shall be met from reimbursed out of realization form of the asset pool। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा था लीगल एक्सपेंसेस आर परमिसिबल, बिल्कुल परमिसिबल है। हमने एक चीज़ बोली थी क्या कि ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर बता देना कि मैक्सिमम परमिसिबल एक्सपेंडिचर कितना है, ये उसके अंदर होना चाहिए।
और आगे बार बार है ना रीजनेबल वर्ड जान पूछ के लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, व्हेन यू से ना एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय, इन द मार्केट देयर वुड हैव बीन मेनी सच केसेस लाइक दिस। हम उनके एक्सपेंडिचर्स देखेंगे कि उनका कितना खर्चा आया था ऐसी स्कीम को एडमिनिस्टर करते हुए। हम उनको देखेंगे कि उनको जब ट्रस्टी रिप्लेस करना पड़ा था तो उनका कितना खर्चा आया था, और उस हिसाब से देखेंगे कि आपकी रीजनेबलनेस कितनी है। सर अगर उनके 10,525 रुपये लगे तो हमारे भी उतनी लगनी चाहिए, नॉट नेसेसरी। बट अगर वहाँ पे 10 लाख की बात हो रही है तो आप 5 करोड़ चार्ज नहीं कर सकते अपने एक्सपेंसेस के अंदर। दैट इज व्हाट वी कॉल एज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ही होता है डिपेंड्स ऑन केस टू केस, बट हे भाई हल्का सा तो मैच करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल ही अलग चले जा सकते हो। श्योर ना, कोई डाउट नहीं। 5 पॉइंट तक बोलो, कोई भी डाउट हो तो। डन शिखा, कुछ डाउट 5 तक नहीं। 6, The terms of issue of securitized debt instrument shall not be adversely varied without the consent of investors। मतलब any material alteration can only be done by passing a special resolution। लिख के रख लेने का अपने इसमें, any material alteration can be done by passing SR। अच्छा लास्ट में क्या है कि आप लोग को वेरिएशन करना था ना, करो। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना था? एसआर पास करना था। अच्छा एजीएम बुलाने के लिए कितने दिन का नोटिस देते हो? इनको भी उतना ही देना, 21 दिन पहले नोटिस दो, बुलाओ, और अगर इन लोगों ने अलाउ किया तो वेरिएशन कर दो। लास्ट पॉइंट प्लीज देख लीजिए, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट, ऐसे वैसे लास्ट ही है, लास्ट वाला कुछ भी नहीं। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? सो फार सो गुड, चैप्टर में 1% में दिक्कत नहीं है। सारे राइट्स वापस से देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है पर कुछ भी चीज गलती छोड़नी नहीं है बनने। श्योर? देखो देखो देखो, डन। अच्छा यहाँ से सिर्फ एक सिंगल लाइन है, कट करते चलना। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। अच्छा आप सेबी के सामने आ चुके हो, आप पब्लिक के पास जा रहे हो, मैंडेटरी लिस्टिंग होगी। अच्छा लिस्टिंग 1 के साथ करनी, 2 के साथ करनी, 10 के साथ करनी है? आपने कहा एटलीस्ट 1 के साथ तो कर लेना, ऊपर तेरी चॉइस है। सही बात है, 1 मोर देन 1 इज कम्प्लीटली अलाउड। सो हर वो इंसान जो SDIs लेके आ रहा है बाजार के अंदर, उसने मैंडेटरीली खुद को एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्ट करना है। एक से ज़्यादा के साथ लिस्ट करना चाहता है, भगवान तुम्हारा भला करे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट। सेकेंड, एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, आपने स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देनी है विद द प्रिस्क्राइब फीस। थर्ड, आपने LODR एग्रीमेंट साइन करना है। LODR आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हो एकदम ठीक। ये 3 चीज़ें आपका काम है, जल्दी से रीड करके देख लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। पहला है डिजायर्स ऑफ मेकिंग ऑफर, एक या फिर एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर करो। एप्लीकेशन दो स्टॉक एक्सचेंज को कि भाई हम लोगों ने लिस्ट होना है, और एग्रीमेंट साइन करो। एग्रीमेंट कौन सा? LODR 2015। महबूब सर ने संडे के लिए कोई लेक्चर तो नहीं बोला? नहीं ना, मेरा संडे। बोला भी तो मना कर दूंगा। चलो भाई एग्रीमेंट तक देख लिया, शुरू करें आगे। अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं? मिनिमम पब्लिक ऑफर फॉर लिस्टिंग। अच्छा मेरे को एक बात बताना, कितनी पब्लिक कम से कम चाहिए? उनके ऊपर है, आपने बोला। अच्छा ठीक है। In respect of public offer of securitized debt instrument, the SPDE or trustee therefore shall satisfy the RSC to which a listing application is made that each scheme of SDI was offered to the public for subscription through advertisement। आपने सबसे पहली बात, जितने भी लोगों को है ना अलॉटमेंट करने जा रहे हो, आपने पहले क्या किया था? एक एडवर्टीजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में, कितने दिन पहले? फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 days, and that application received in persons of the offer were allotted in accordance with these regulations and disclosures were made in the offer document। तो पहला पार्ट आपको क्या समझा कि आप लोगों ने अपनी SDI के लिए हमेशा एक न्यूज़पेपर ऐड देना है आपके ऑफर ओपन होने के एटलीस्ट 2 दिन पहले से।
2 दिन पहले आप ऑफर दे दिया, उसके बाद जिन भी लोगों ने इस एडवर्टीजमेंट को देख के या फिर सुओ मोटो आपके एप्लीकेशन के साथ सब्सक्राइब किए, आपने उनको इस स्कीम के हिसाब से अलॉटमेंट किए, कोई दिक्कत नहीं आता। इन केस ऑफ अ प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट? आपने बाय नेम ऑफर किया लोगों को सिलेक्टेडली, द डेट इंस्ट्रूमेंट और द एसपीडी शैल एंश्योर दैट इट हैज ऑब्टेन्ड क्रेडिट रेटिंग। समझ में आया? क्रेडिट रेटिंग कब कंपलसरी हो जाती है? इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, एकदम बता रहा हूँ, आगे लॉजिक आने वाला है, डोंट वरी विद दैट। फ्रॉम अ रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द SDI. In case of private placement of SDIs, the special purpose listing entity shall file listing particulars with the recognized stock exchange along with the application containing information as may be necessary for any investor in the secondary market to make an informed इन्वेस्टमेंट। तो अब इसने क्या बोला कि भाई जब कभी भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो अपने SDI का, तो SPD ने क्या करना है, एक लिस्टिंग पर्टिकुलर रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ आपने लोगों तक पहुंचाना है, ताकि इन्वेस्टर के पास एक इन्फॉर्म चॉइस रहे कि उनको आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। एंड द SPD शैल प्रॉम्प्टली डिससेमिनेटेड इंफॉर्मेशन in the manner as the recognized stock exchange may determine from time to time. All credit rating obtained, including unaccepted rating if any, shall be disclosed in the listing particulars filed with the recognized stock exchange. अच्छा एक सेकेंड, क्या ऊपर आप ऑलरेडी पब्लिक के अंडर पढ़ के आए थे क्रेडिट रेटिंग कंपलसरी है, अब इसने आपको प्राइवेट के लिए भी कंपलसरी बताया। इसका मतलब क्या है? फॉर एवरी काइंड ऑफ SDI इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट रेटिंग इज मैंडेटरी। एकदम ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, क्या यहां पे कहीं पे भी 2 लिखा हुआ दिख रहा है क्या? 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पढ़ा था ना अपन ने ऊपर, यू शुड गेट क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम एटलीस्ट 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड ऑल्सो डिस्क्लोज अनएक्सेप्टेड रेटिंग्स। यहां पढ़ो एक बार, क्या बोला इसने? पब्लिक के टाइम पे 2 CR है, यहां पे 1। अब लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट है, एक भी चलेगा। पब्लिक के पास जा रहा था, 2 लोगों के लिए कहना, और साथ में इनके लिए भी कंडीशन सेम है, कोई भी अनएक्सेप्टेड रेटिंग्स है वो भी डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। लॉजिक क्लियर? बात समझी? आ जाइए। कंटिन्यूअस लिस्टिंग। कंटिन्यूअस लिस्टिंग का मतलब क्या होता है भाई? सर LODR के अंदर जो गाइडलाइंस दी है वो आप हमेशा फॉलो करते रहिएगा, ताकि आपको कभी भी डीलिस्ट ना होना पड़े। अगर आप सारी कंडीशंस फॉलो करते रहोगे तो आप कंटिन्यूअस लिस्टिंग कर रहे हो। द SPD और ट्रस्टी शैल सबमिट द इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द स्कीम एंड स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर्स एंड कंप्लाई विद अदर कंटिन्यूअस ऑब्लिगेशन एज मे बी स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट ऑफ LODR। लास्ट, जिसके बाद आपकी गाइडलाइंस का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, और बहुत छोटा सा है, वो अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा। The securitized debt instrument issued to the public or on a private placement basis which are listed on RSE shall be traded and such trade shall be cleared and settled in the registered stock exchange subject to the conditions specified by SEBI। मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने बेचे हैं वो जनरली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं, जो SEBI गाइडलाइंस देगा वो फॉलो करते हुए। अच्छा, ये ना पूरा शेड्यूल 5 और 4 के अंदर अपन ने पढ़ना होता है, जो आपके मॉड्यूल्स में भी नहीं दिया गया है और ज़रूरत भी नहीं है अपन ने देखने की कि SEBI कैसे इसको डील करवाता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब आप आ रहे हो इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। सर कुछ नया है क्या? नया नहीं कुछ, सिर्फ देखना कि किसको ऑफर कर रहा है और क्या कंडीशंस पे ऑफर कर रहा है। एन इशूअर प्रपोजिंग टू इशू एंड लिस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स। ऊपर आप लोग क्या इशू कर रहे थे? इंस्ट्रूमेंट। अभी इसने क्या बोला? इशूअर प्रपोजिंग टू इशू एंड लिस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स और ओनली लिस्ट इट्स ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी रिसीट्स। बात समझ में आई? आप पहले से ही सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर चुके थे और अब आप उसको क्या कराना चाह रहे हो? लिस्ट कराना चाह रहे हो। शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 7A ऑफ SEBI इशूइंग ऑफ सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिसीट्स रेगुलेशन 2008। सिक्योरिटी रिसीट्स प्रपोज टू बी लिस्टेड शैल फर्स्ट be issued in compliance with the applicable rules and guidelines framed by Reserve Bank of India। 2 चीज़ें जो अभी तक आपको नहीं देखने को मिली है। पहला, सिक्योरिटी रिसीट्स आप न्यू भी रजिस्टर करा सकते हैं, ऑलरेडी इशूड भी रजिस्टर करवा सकते हैं। नेक्स्ट, आपने इसको सबसे पहले किसकी गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करना है? RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करना है। सेकेंड, और सिर्फ कौन से बेसिस पे होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, दैट सिक्योरिटी रिसीट्स आर ओनली इशूड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। और लास्ट में हमने क्या बोला? जो सब फॉलो कर रहे हैं वो तू भी फॉलो करेगा। कंप्लाई विद द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द इशू ऑफ
सिक्योरिटी रिसीट्स। जो हम लोगों ने इसके अंदर आपको कंडीशंस दी है वो आपको ही फॉलो करनी है। तो अब एक सेकेंड, अगर आप सिक्योरिटी रिसीट्स की बात करते हो तो सिक्योरिटी रिसीट्स का मतलब क्या होता है, आप प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू कर रहे हो, सबसे पहले किसकी कंडीशंस को फॉलो करते हो, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हो। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर कि इसके अंदर आप ऑलरेडी इशूड रिसीट्स को भी बाद में क्या करवा सकते हो, लिस्ट करवा सकते हो, जो आपने पहले पब्लिक को इशू करी थी। श्योर, कोई डाउट नहीं है। नाउ सेल ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स बाय एग्जिस्टिंग होल्डर्स, बहुत टाइम पास। एनी एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ सिक्योरिटी security receipts who proposes to sell whole or part of its security receipts to the qualified buyers। अब बात देखिए इसने क्या वर्ड यूज़ किया, क्वालिफाइड बायर। क्यों? क्योंकि दोस्त ये है ना आपके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट है, तो इधर कौन सा वर्ड आएगा, क्वालिफाइड बायर। अगर तुमको याद हो ना इस स्कीम की एप्लीकेबिलिटी, पेज नंबर देखना, एप्लीकेबिलिटी में अपन ने ना बात करी थी 3 चीज़ों के ऊपर। कौन सा पेज नंबर है वो, यहाँ देखो, आपने पहले बोला पब्लिक ऑफ एसडीआई, पब्लिक ऑफ एसडीआई, लिस्टिंग ऑफ एसडीआई, एंड तीसरा लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स इशूड टू क्वालिफाइड बायर। श्योर, अब आप ये तीसरी वाली एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हो। क्या उस लाइट जब हुई थी अभी, तुमने कुछ किया? डिस्टर्ब हो गए होगे ना तुम। हाँ, यहाँ पे आ गए थे अपने एग्जिस्टिंग ना। एनी एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ सिक्योरिटी रिसीट हु प्रपोजेस टू सेल होल और पार्ट ऑफ इट्स होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स टू द क्वालिफाइड बायर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस वेयर सच सिक्योरिटी रिसीट्स आर प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड may do so in accordance with again chapter 7A। अपन ने chapter 7A फॉलो करना था सिक्योरिटी रिसीट्स के लिए, बस रिपीट है, तो आराम से इसको कट कर सकते हो। आगे बस देख लेना, however such sale by any holder of security receipts shall be permitted only if the holding is not less than 50% of the outstanding security receipts। चल दो आगे। कंडीशन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स, मार्क दिस इंपॉर्टेंट। या तो रिसीट्स की कंडीशन पूछेगा लिस्टिंग की, या फिर इंस्ट्रूमेंट की। ये बहुत टफ कंडीशन है, जीवन में कभी आपने सुनी नहीं होंगी, तो ध्यान देना। मतलब सिंपल है भाई। अब सही हो गया। An issuer may list its security receipts on RSC subject to the following। सबसे पहला, आपकी सिक्योरिटीज कैसे इशू होनी चाहिए, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। सबसे पहली बार सुनी होगी ये बात आपने। सेकेंड, आपने सारे के सारे एप्लीकेबल लॉज कंप्लाई करने हैं। अच्छा, कौन से वाले लॉज कंप्लाई करने हैं, चैप्टर 7A। थर्ड, एकदम दिल जीतने वाला ये वाला, तो द ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटी रिसीट शैल बी मेड टू सच नंबर ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200। याद है कि मैंने उस टाइम बताया था कि वहां पे 50 है, यहाँ पे 200 होगा, एक चेंज आएगा सिर्फ। यहाँ पे 200 की लिमिट है, वहां पे 50 कहाँ पे, एसडीआई, 200 कहाँ पे, रिसीट्स। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप अनलिस्टेड थे, आप कंपनीज एक्ट के वहां से आ रहे थे, और कंपनीज एक्ट में हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए एग्रीगेट ईयर कंडीशन कितनी दी थी, 200। कंपनीज एक्ट से आ रहे हो, एग्रीगेट 200 इन ईयर, एक बार में 50 और एग्रीगेट 200 नंबर इन अ फाइनेंशियल ईयर एज मे बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम। बस ये थर्ड कंडीशन याद रखना जो डिफरेंट है। पहला जो बहुत टफ कंडीशन थी, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में आना है। दूसरी जो उससे भी टफ थी, सारे एप्लीकेबल लॉस कंप्लाई करने जो चैप्टर 7A में दिए। तीसरी वाली दिल दहलाने वाली कि एक साल में अगर 200 से ज़्यादा लोगों को किया तो आप लोग पब्लिक की तरफ बढ़ गए, हम आपको रिसीट्स का दर्जा नहीं देंगे चैप्टर 7A के अंदर। डी, द सिक्योरिटी रिसीट्स प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड आर इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। टफ। E, the disclosure as provided in regulation 38E of SEBI regulations 2008 have been made in the offer document। अगर रेगुलेशन याद रख सकते हो इट्स अमेजिंगली गुड, नहीं तो एटलीस्ट एप्लीकेबल डिस्क्लोजर्स लिख देना। तो आपने बोला जो 38E के अंदर इसी गाइडलाइन के अंदर डिस्क्लोजर्स दिए गए थे, आपने भी वो सारे डिस्क्लोजर्स किए। द मिनिमम अलॉटमेंट मेड टू क्वालिफाइड बायर इज रुपीज, ये कम से कम 10-10 लाख रुपए के अलॉटमेंट पे चलना है। अपन ने ऊपर भी 10 लाख रुपए की बात कर ली थी ना, क्वालिफाइड बायर के आगे मैंने आपको लिखा दिया था ऑलरेडी कि 10 लाख एंड अबव नहीं लिखा था क्या, उसी पे लिख लो ब्रैकेट के ऊपर ही कि वो जो क्वालिफाइड बायर है ना, क्वालिफाइड बायर मींस जिसको अलॉटमेंट मिनिमम कितने का होगा, 10 लाख। अब सुनो इसकी खासियत क्या है, अलॉटमेंट भी 10 लाख पे होगा
और ये लॉट टू लॉट ही सेल होगा, मतलब 10 लाख का खरीदा 10 लाख का ही बिकेगा। श्योर है ना, ये लॉट टू लॉट ही चलता है। सच सिक्योरिटी रिसीट्स हैव बीन वैल्यूड प्रायर टू लिस्टिंग, लिस्टिंग से पहले आपने अपनी रिसीट की वैल्यूएशन करवानी है। वैल्यूएशन कौन करेगा? सर सर्टिफाइड वैल्यूअर कर सकता है किसी? बिल्कुल कर सकता है। अब इसकी खासियत याद रखना, आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा आज 3 महीने पुरानी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगर आज आप लिस्ट होने जा रहे हो तो योर वैल्यूएशन रिपोर्ट कैन नॉट बी लेटर देन द लास्ट 3 मंथ्स। एकदम ठीक। एक बार वापस से सारी कंडीशंस, पहला प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, दूसरा सारे लॉस कंप्लाई करना, तीसरा सिक्योरिटी रिसीट्स शैल बी मेड टू नॉट मोर देन 200, चौथा डीमेटेरियलाइज फॉर्म, पांचवा 38E की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। नेक्स्ट मिनिमम अलॉटमेंट मेड टू क्वालिफाइड बायर इज 10 लाख एंड सारी की सारी प्रायर आपने वैल्यूएशन करवा ली है। हाउएवर सच वैल्यूएशन शैल नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड। द सिक्योरिटी रिसीट्स हैव बीन रेटेड बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विद सेबी। आपको भी CRA के साथ रेटिंग लेनी है। रेटिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पुरानी हो सकती है? 3 months। ठीक है, तो 2 चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने पुरानी हो सकती है, वैल्यूएशन, सेकेंड रेटिंग। The issuer shall comply with the condition of listing of such security receipts as specified by SEBI listing regulations 2015। दिल दहलाने वाला था, थैंक यू। ऑफर डॉक्यूमेंट, हाँ जी प्लीज़ इसके ऊपर सेम डाल सकते हैं क्या अपन? ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता था सर? वो जिसको बाय नेम अपन इनवाइट करेंगे, दैट्स ऑफर डॉक्यूमेंट। An issuer seeking listing of security receipts on recognized stock exchange shall make disclosures on the offer document as specified by RBI। Do you know why we used RBI? क्योंकि receipts are governed under RBI and also as mentioned by Schedule 5A of SEBI। जो मैंने आपको बोला था मिनिमम लिस्टिंग शेड्यूल 4, 5 अपने को टच करने की जरूरत नहीं, हल्का हल्का से दिया है, वो ये वाले पार्ट्स हैं। एक बार वापस रिपीट करूंगा। आप ऑफर डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, आपने बोला ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर आपने क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है जो RBI ने बोली है और सेबी शेड्यूल 5A ऑफ द रेगुलेशन 2008 ने बोली है। However, the offer document shall not contain any false or misleading statement. Very new thing. Offer document shall be made available for download on the websites of the stock exchange. Oh my God. And last, अच्छा इसको तो आपने कट ही रखना है। कुल मिला के इसने इतना बोला, in exercise of powers conferred by sub rule 7 rule 19 of SICRA, SEBI shall waive the strict enforcement of sub regulation 1 to 3 of the said rule of listing receipts issued in terms of regulation subject to compliance with these regulations। अगर सेबी चाहे तो आपको एग्जेम्पशन दे सकता है। अच्छा सेबी आपको एग्जेम्पशन देता ही है, क्यों देता है? क्योंकि इसके अंदर आप किसकी गाइडलाइन फॉलो कर रहे होते हो? RBI की गाइडलाइन फॉलो कर रहे होते हो, तो सेबी बोलता है कि आप मेरी कंडीशन से ब्रेक ले सकते हो। जो शेड्यूल 5 के अंदर रूल 3 और सब रूल 7 से 1 to 3 और 7 रूल, इन सब पे आपको एग्जेम्पशन दिला सकते हैं। यहाँ तक बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। अब सवाल उठता है कि भाई ये किया तो प्राइवेट प्लेसमेंट था, पर आज तो उसको लिस्ट कर रहा है। ट्रेडिंग क्या लॉट में ही चलेगी वापस से वापस? हमने कहा लॉट में चलेगी तभी सही है, वरना तो दिक्कत की बात है। हमने प्राइवेट कंपनी का रूल पढ़ा था, अगर आप ऐसे एक एक शेयर किसी को बांटोगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर 200 से ऊपर बढ़ जाएंगे, तो हम कभी भी अलाउ नहीं कर पाते थे यार उन लोगों को। तो यहाँ पे भी देख, तेरे को करना तो लॉट सेल या लॉट बाय करना पड़ेगा। The security receipts issued on private placement basis which are listed on RSC shall be traded and such trade shall be cleared and settled by the RSC as per the rules specified by SEBI। सेम ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर भी आपने यही पढ़ा है। सेकेंड, द ट्रेडिंग लॉट ऑफ रिसीट शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज, कम से कम 10-10 लाख के लॉट पे ही ट्रांसफर होगा। श्योर? कोई दिक्कत नहीं, लिस्टिंग बस कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट होने के बाद कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लिस्टिंग तक की कंडीशन थी, उसके बाद तो मरो तुम आराम से। The trades of receipts which have been made over the counter shall be reported on RSC having nationwide trading terminal or such other platform as may be specified by SEBI। कोई भी सेलिंग जो आपने एक्सचेंज के बाहर करी थी has to be reported to the RSC। SEBI may specify conditions for reporting of trade on the RSC or other platform। SEBI आपको बताता है कि अगर आपने कोई भी आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज सेलिंग करी है तो उसको आपको कैसे रिपोर्ट करना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि आप लोग को कंडीशंस फॉलो करनी है जो सेबी ने बोली है। अगर सेबी एग्जेम्पशन देना चाहता है तो दे दे। सेकंड, लॉट 10-10 लाख का ही चलेगा,
थर्ड, अगर आपने ओवर द काउंटर बाहर सेलिंग करी है तो आरएससी को बताओगे, और आरएससी को बताने का तरीका कौन बताएगा आपको? सेबी बताएगा। कट कर दो लास्ट, खाली रीड करके देख लो, आपको समझ में आएगा मैंने क्यों कट कराया। अब इसने सिर्फ प्रोसेस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ दीज रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी, सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। I think we're done with this, right? We're done. This wipes off your one more good chapter, securitization. I hope एकदम conceptually एकदम clear and loud है, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, आई थिंक आई वैसे सरपास माई टाइम, खाली 10-15 मिनट के लिए मैं आपको लिस्टिंग में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो आई शैल स्टॉप।